तो प्यारे बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। अब इससे आगे हमारा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए, आप परावर्तन तो पढ़ चुके हैं, वो दूसरा परावर्तन था, ये दूसरा परावर्तन है। तब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है? मैंने आपको बताया था कि जो कांच होता है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं और जो वायु होती है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पे उल्टा है। देखिए, वहाँ वाले परावर्तन में प्रकाश की जो किरण थी वो वायु से कांच में जा रही थी, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है वो कांच से वायु में जाएगी। तो अब इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस तरीके से लिखेगा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसे आप और इस तरीके से समझ सकते हैं। ये देखिए, अब ये ऊपर वाला हमारा कांच है और नीचे वाला है वायु। तो प्रकाश की किरण कांच से जब वायु में आएगी, अब ये यहाँ पे जब आएगी सतह पे पड़ेगी वायु की, तो ये अंदर नहीं आएगी वायु के, ये टकराकर वापस चली जाएगी। यानी इसका अपवर्तन नहीं होगा, ये अंदर नहीं घुसेगी, ये टकराने के बाद में सीधी वापस चली जाएगी। तो इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन में और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में फ़र्क बस इतना ही है कि वहाँ वायु से कांच में जाती है प्रकाश की किरण और यहाँ कांच से वायु में जाती है। एक बार और डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इसके भी कुछ नियम हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। परावर्तन के 2 नियम थे, तो इसके भी 2 ही नियम हैं। इसके बाद आप ये लिखेगा, पहला नियम आपका यही है, आप डेफिनेशन में से उठाइए, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ये इसका पहला नियम है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरा नियम इसका ये है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो ये इसके 2 नियम थे। इसके बाद कुछ इसके एग्जाम्पल भी है जो हमें आम जिंदगी में देखने को मिलते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है कांच में पड़ी दरार का चमकना। जब कांच में खिड़की वगैरह में कोई शीशा चटक जाता है तो उसमें क्या होता है, वायु की पतली परत जम जाती है। तो जो प्रकाश उस पर पड़ता है तो प्रकाश अंदर ना जाके सारा का सारा टकरा के वापस आता है, जो देखने वाले की आंख में पहुंचता है। इसलिए हमें कांच में पड़ी दरार चमकती हुई दिखाई देती है। आपकी बुक में और पूरा तफसीर से दे रखा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसी तरीके से हीरे का चमकना है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। हीरा भी इसी वजह से चमकता है। तीसरा है रेगिस्तान में मरीचिका। ये मरीचिका आपको यहाँ भी सड़कों पे देखने पे मिल जाती है। कभी कभी धूप में जब हम चलते हैं तो सड़क पे हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पानी पड़ा है, पर वो पानी नहीं होता है, वो एक भूल चूक होती है। तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही होता है। इसके बारे में भी आप पूरा पढ़ सकते हैं बुक में। तो ये हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब इस चैप्टर में जो फॉर्मूले आए हैं जिन पे न्यूमेरिकल है वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। देखिए, पहला फॉर्मूला n बराबर 1/sin c, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध, ये आपने पढ़ा था। उसके बाद में अपवर्तनांक की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी उसका फॉर्मूला ये आया था। और ये अपवर्तन का जो दूसरा नियम था ये यहाँ पर फॉर्मूला हमारे सामने है। उसके बाद में अपवर्तनांकों में संबंध जो था माध्यमों के बीच, वो ये फार्मूला आपके सामने है, ANW × WNG × GNA बराबर 1। तो इन चारों फॉर्मूलों पे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है, चित्र की सहायता से अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये यहाँ आपको चित्र दिया गया है। तो अब आप चित्र देख के बताइए, देखिए कि यहाँ ये आपतित किरण आई और ये यहाँ अपवर्तित किरण, यानी कि ये अपवर्तन हो रहा है इसका। ये यहाँ पर आपका अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना एंगल 30 डिग्री है और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना एंगल 45 डिग्री है। तो आप जानते हैं कि ये वाला एंगल आई होता है और ये वाला एंगल को हम R से लिखते हैं। यानी I बराबर है हमारा 30 डिग्री और R बराबर है हमारा 45 डिग्री। अब और हमें निकालना क्या है, अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो n, I और R इन तीनों का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो ये आप इसे ऐसे लिख लीजिएगा, n बराबर sin I अपॉन sin R। यहाँ वैल्यू भर दीजिए, ये हो जाएगा आपका sin I की जगह आप भरेंगे 30 और बटे sin R की जगह आप भरेंगे 45। इसके बाद में आप sin 30 और sin 45, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। n बराबर sin 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 और बटे sin 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2। जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है और ये वाला यहाँ पर आएगा।
तो ये आपका हो गया n बराबर वर्गमूल 2/2। इसे आप यहीं पे छोड़ सकते हैं या वर्गमूल 2 का मान भी भर सकते हैं। वर्गमूल 2 का मान होता है 1.414। ये मान आप यहाँ पे भर दीजिए तो हो जाएगा वर्गमूल 2 1.414 और बटे में कितना था ये 2 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए। 2 सत्ते 14, पॉइंट पहले आया था तो पॉइंट पहले लग जाएगा, फिर ये 0 बढ़ाइए 2 सत्ते 14, तो n बराबर हो गया आपका 0.707। पॉइंट से पहले 0 लगा देते हैं तो आपका अपवर्तनांक आ गया n बराबर 0.707। तो इस तरीके से आप चित्र की मदद से अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं अभी आपके पास सेंड करूँगा, उसे आप करके मेरे पास भेजिए। अब देखिए अगला सवाल आपका ये है, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और ये आपको दिया है कि वायु में जो प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही होती है। ये आपको मैं पहले चैप्टर में बता चुका हूँ, ये आपको याद ही रखनी है। ये किसी क्वेश्चन में हमें मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, ये हमें अपने पास से ही भरनी होती है। तो हमें अपवर्तनांक की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए वायु में जो प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸, इसे हम किससे लिखते हैं, c से। ये मैंने आपको बताया था। तो c बराबर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और कांच में प्रकाश की चाल यानी कि वायु को छोड़ के कांच और पानी, ये जो 2 माध्यम होते हैं, इनमें प्रकाश की चाल मैंने आपको बताई थी, उसे हम v से लिखते हैं। तो v बराबर है हमारी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है यानी n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब NCV का कौन सा फार्मूला है, ये रहा, n बराबर c/v। तो n निकालने का फार्मूला आप ये लगा दीजिए, n बराबर c/v। तो बराबर c की वैल्यू भरिए, ये आ गया 3 × 10⁸ और बटे v की वैल्यू भरिए, आ गया 2 × 10⁸। 10⁸ से 10⁸ कट गया, 2 से जब आप 3 को डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 1.5। तो ये आ गया आपका n बराबर 1.5। देखिए इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा फार्मूला है वो यही वाला है। इसी फार्मूले पे ज़्यादा सवाल एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये सवाल आपकी बुक में बहुत सारे दे रखे होंगे इस फार्मूले पे। कुछ सवाल मैं भी आपके पास भेज दूंगा, कुछ आप बुक में से ढूंढिए। देखिए किसी में वो हमसे v भी निकलवा सकता है, फार्मूला हमारा यही लगेगा। n की वैल्यू दे सकता है, c तो हमारे पास है ही, वो v निकलवा सकता है, या v की वैल्यू बदल देगा, कुछ और कर देगा, ये वाली तो फिक्स वैल्यू रहेगी, दोबारा से n निकलवा सकता है। मतलब या तो वो n निकलवाएगा या वो v निकलवाएगा, c वो नहीं निकलवाएगा क्योंकि c की वैल्यू फिक्स होती है। तो आप इस क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल कीजिए जितने भी हो सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इस वाली वीडियो में हम यहीं तक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे।